हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात करेंगे अपने चैप्टर की, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो चैप्टर है बहुत इजी है। आपने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो यहाँ पर कॉमन टॉपिक आपने पढ़े हैं। आज आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने बात की है जो आपके फूड रिसोर्सेज में से दो रिसोर्सेज आपने देखे, आपने का प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं। आपने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया। अब आप बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, यानी कि पशुपालन के बारे में, जिसमें आप देख रहे हैं कि वो कौन कौन से पशु हैं जिन्हें आप पालते हैं, उनसे कौन कौन से उत्पाद आपको मिलते हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो कि ध्यान देने योग्य है, यानी किस प्रकार से आप अपने उत्पाद में वृद्धि करेंगे और किस प्रकार से उनका रख रखाव करते हैं। तो देख लेते हैं। आज हम यहाँ पर बात कर रहे थे मधुमक्खी पालन के बारे में, जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है। चलिए, एनिमल हस्बेंड्री हमारे पास आ गया है और देख लीजिए अभी तक आपने कौन कौन से एनिमल्स के बारे में बात की है। आपने यहाँ पर बात की है कैटल फार्मिंग के बारे में। ठीक है, कैटल फार्मिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों हम कैटल फार्मिंग करते हैं, सबसे पहले आपने ये देखा। उसके बाद आपने देखा कौन कौन सी जो कैटल है जिन्हें आप क्या करते हैं, पालते हैं। नेक्स्ट आपने बात की कि हम किस प्रकार से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपने यहाँ पर पढ़ा कि यहाँ पर जो पशु है उनका चारा क्या क्या होता है। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड आपके पास यहाँ पर आया था, लास्ट जो टॉपिक आपका बचता है वो ये है कि जो यहाँ पर आपकी कैटल है उन्हें किस प्रकार से आप रोगों से मुक्त रखेंगे। नेक्स्ट जो आपने यहाँ पर देखा था, आपने पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने कहा कि आप अलग अलग जो बर्ड्स हैं उन्हें यहाँ पर क्या करते हैं, पालते हैं। उनका जो उद्देश्य होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पूरे क्या दिखाए गए हैं, उद्देश्य दिखाए गए हैं। आपने कहा एग के लिए आप क्या करेंगे, इन्हें पालते हैं, और मीट के लिए आप इन्हें पालते हैं। एग्जाम्पल आपके पास आ गया अशील और लैंगहॉर्न। आपने कहा अशील क्या है, इंडोजिनस ब्रीड है, इंडिजिनस ब्रीड, और जो आपके पास लैंगहॉर्न आती है वो आपके पास फॉरेन ब्रीड आती है। ठीक है, चलिए अब आपने कहा कि किस प्रकार से उत्पाद में आप वृद्धि करेंगे। यहाँ पर आपने कहा कि क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। ठीक है, ये आपने कैटल फार्मिंग में भी सेम चीज पढ़ी थी। नेक्स्ट आपने दो प्रकार के चिकन के बारे में बात की है। आपने कहा ब्रॉयलर्स होते हैं और लेयर्स होते हैं। तो ब्रॉयलर्स को आप क्यों यहाँ पर ग्रो कराते हैं। आपने कहा ब्रॉयलर से आप यहाँ पर मीट प्राप्त करते हैं और लेयर से आप यहाँ पर क्या करते हैं, एग का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, नेक्स्ट आप बात कर रहे थे फिश प्रोडक्शन की। फिश प्रोडक्शन में यानी कि मत्स्य पालन की आप बात कर रहे थे, और आपने कहा कि दो तरीके से आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, जिसमें आपने कहा सबसे पहले आप क्या देखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज से, यानी कि आप क्या करेंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे समुद्र है, नदियां हैं, वहां से आप क्या करेंगे, मछली को पकड़ते हैं। ठीक है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप पालन कर रहे हैं या फिर आपको उनके देख रेख की आवश्यकता है। उन्हें आप सीधे जाते हैं और कैप्चर करके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहां से मछली को पकड़ करके लेके आ जाते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। सेकेंड आपके पास आता है फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग में आप क्या करेंगे, जो फिशेज है उन्हें पालते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक एक्वेरियम छोटा रूप देखा है, इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, जो तालाब है, तालाब में आप क्या करेंगे, जो मछलियां हैं उन्हें ग्रो कराते हैं, उन्हें पालते हैं। उसके लिए आपको सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उनके भोजन से संबंधित चीजों का, उनके हेल्थ से संबंधित चीजों का, कौन कौन से फिशेज है जिन्हें आप साथ में ग्रो करा सकते हैं, ये सारी चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। तो दो ही तरीके आपके पास आते हैं किसको, फिश को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट आपने कहा मरीन फिशरी। मरीन फिशरी में आपने क्या चीज पढ़ी थी, आपने कहा जो मरीन फिशरीज होती हैं, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है उन फिशेज की जो मरीन वाटर में पाई जाती हैं। मरीन वाटर आपने कहा समुद्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर आप मैकेनिकल कैप्चरिंग टेक्निक्स का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा द मेन सोर्स ऑफ मरीन फिशेज इज मरीन वाटर और सॉल्ट वाटर। ये आप जानते हैं, मरीन वाटर का मतलब समझते हैं आप लोग, लवणीय जल जिसे कहते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब आप समझते हैं, मीठा जल जिसे कहते हैं। ब्रैकिश वाटर आपने कहा जो बीच वाली स्टेज आती है, ना तो फ्रेश वाटर है और ना ही मरीन वाटर है, बीच वाली जो स्टेज है आपने कहा वो यहाँ पर क्या है, ब्रैकिश वाटर आता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपके पास आए हैं जैसे ट्यूना, बॉम्बे डक और प्रॉन्स, यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पास आए हैं। चलिए, अब आप इनलैंड फिशरीज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आपने कहा झीलों, तालाबों, लैगून और नदियों में पाई जाने वाली मछलियों को पकड़ लिया जाता है। अंतरदेशीय मत्स्य पालन का मुख्य स्रोत मीठा पानी व खारा पानी, यानी कि मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती हैं।
इन स्रोतों में उपज उतनी अधिक नहीं होती है, इसीलिए जलीय कृषि के माध्यम से बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी जाती हैं। ये एग्जाम्पल आपके पास आए थे। अब हमने बात की थी एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर की। तो एक्वाकल्चर में आपने क्या पढ़ा, आपने कहा एक्वाकल्चर जिसे आप क्या कह रहे हैं, जल। एक्वा का मतलब होता है पानी, कल्चर का मतलब होता है कि आप प्रोडक्शन करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, कल्चर करा रहे हैं। तो आपने कहा जो जल कृषि है, ये नियंत्रित परिस्थितियों में जलीय जंतुओं के पालन की एक विधि है। यह मीठे पानी, खारे पानी दोनों निकाय में की जाती है। मैरीकल्चर में क्या बात की आपने कहा, यह जलीय कृषि की एक शाखा है, इसलिए नियंत्रित वातावरण में मछली पालन की एक विधि है। समुद्री कृषि अक्सर समुद्र में, समुद्र के एक विशेष भाग में या केवल समुद्री जल से भरे टैंकों में की जाती है। अब आपने दोनों में डिफरेंस देखा था। आपने कहा था एक्वाकल्चर का मतलब होता है, एक्वाकल्चर में आप बात करेंगे सारे ही जलीय जीवों के बारे में, उन सभी जीवों के बारे में जो जल में पाए जाते हैं, उनके कल्चर की आप बात करेंगे। मैरीकल्चर में आप फिशेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आपने कंपोजिट फिश कल्चर में पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है ये, आप एक बार देख लीजिए क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी थी। आपने कहा इन अ कंपोजिट फिश कल्चर फिशेस आर ग्रोन अलोंग विद अ राइस क्रॉप इन अ पैडी फील्ड। यहाँ पर आप कंपोजिट फिश कल्चर में क्या करते हैं, जो फिशेस हैं उन्हें यहाँ पर जो पैडी फील्ड होते हैं वहां पर उन्हें ग्रो कराते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 to 6 लोकल एज वेल एज अ फॉरेन फिशेज इज ग्रोन इन अ सिंगल पॉन्ड। एक ही सिंगल पॉन्ड में आप 5 से 6 प्रकार के मछलियों को ग्रो करा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो फीडिंग मेथड है और फीडिंग रिक्वायरमेंट है, फूड से रिलेटेड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होनी चाहिए। इसी के बेसिस पे आपने कहा 3 प्रकार के फीडर्स होते हैं। सरफेस जो सबसे ऊपरी सतह पर अपने भोजन को ग्रहण करेंगे, मिडिल जोन में जो बीच वाले पोर्शन से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, और बॉटम फीडर जो सबसे निचले स्तर में अपना भोजन प्राप्त करेंगे। इससे होगा क्या, इससे भोजन के लिए उनके बीच कंपटीशन नहीं रहेगा, ठीक है। अपना अपना भोजन करेंगे और अच्छे से वहां पर उनकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा they would rather eat all the food in the pond, as a result the fish yield in the pond increase, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा कि अगर आप देखेंगे कि भोजन संबंधी जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, इस प्रकार से इन्हें एक ही पॉन्ड पर आप क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं और अच्छे से आप यहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या आया है आपके पास, कैटलास आया है, रोहू आया है, मृगाल आया है, कॉमन कार्प्स आए हैं, ग्रास क्रैप्स आए हैं, ठीक है। तो आपने आप में से कुछ बच्चे क्या करते होंगे, फिश को एज अ फूड यूज करते होंगे। तो अब से आप क्या करेंगे, जब भी आप फिश को लेने जाएंगे तो आप पूछेंगे कि कौन सी फिश है, इसका नाम क्या है, ठीक है। इन्हीं में से कोई फिश आप लोग खाते होंगे। चलिए, अब हम बात कर रहे थे बी कीपिंग की। बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन की। तो बी कीपिंग में आप क्या करते हैं, मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। और मधुमक्खी का पालन क्यों करते हैं, आपने कहा शहद के लिए कर रहे हैं। अब आपको शहद के कार्य पता होने चाहिए। सबसे बड़ा शहद का जो कार्य होता है वो औषधीय गुण होता है शहद में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों के लिए आप शहद का यूज करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको वैक्स भी इनसे मिलता है। तो क्या क्या चीजें आपने बी कीपिंग में पढ़ी हैं। बी कीपिंग आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक यहाँ पर बचता है, जिसमें आप एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा बी फार्मिंग इज अ performed in a bee farm or a apiary. Many farmers perform a beekeeping as a means of generating additional income because यानी कि मधुमक्खी पालन मधुमक्खी फार्मों या मधुमक्खी पालन गृह में किया जाता है। कई किसान अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के साधन के रूप में मधुमक्खी पालन करते हैं। अब मधुमक्खी का पालन, एक तो आपने देखा कि नेचुरली जो मधुमक्खियां होती है हमारे घरों में, आपने अक्सर देखा होगा कि जो मधुमक्खियां होती है वो अपने छत्ते का निर्माण करती हैं और हम क्या करते हैं, उस छत्ते से शहद निकाल लेते हैं। तो आपको जो शहद मिला वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना शहद मिलेगा जिससे कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए रख सकें, ठीक है। एक तो ये नेचुरल वे होता है। एक होता है कि आप क्या करा रहे हैं, बी कीपिंग कर रहे हैं। बी कीपिंग में क्या होता है, आप जो मधुमक्खियां हैं उन्हें पाल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप बड़े स्केल में करते हैं और इसे क्या करेंगे, आप आय के साधन के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, ठीक है। क्यों ला रहे हैं, कुछ यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि हनी इज अ वाइडली यूज प्रोडक्ट। शहद एक व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाला उत्पाद है, क्योंकि आप जानते हैं कि शहद का उत्पाद है, लगभग हर घर में शहद की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा आप शहद का खाने में यूज करते हैं, पूजा में आप शहद का यूज करते हैं,
अगर आप जैसे कि आपको खांसी हो रही है तो आप क्या कहते हैं कि खांसी में आप शहद ले लीजिए, तो क्या है आप एज अ मेडिसिन शहद को यूज कर रहे हैं। तो लगभग शहद हर घर में यहाँ पर क्या होती है उपयोग में लाई जाती है। लेकिन आपने कहा बी फार्मिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे एम्प्लॉय चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, खर्चा कम होगा। दे ऑल्सो जनरेट अ वेस्ट अलॉन्ग विद हनी, और आपको यहाँ पर शहद के साथ साथ मोम भी मिलता है। एक इमेज आपको दिखाई गई है जिसमें आपको दिखाया गया कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या की जा रही है, बी कीपिंग की जा रही है, मधुमक्खी का पालन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आपको कुछ बीज के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें आपने कहा एपिस सेरेना इंडिका जो इंडियन बी है, डॉर्सेटा जो रॉक बी है, फ्लोरी है जो लिटिल बी है, और मेलिफेरा है जो इटालियन वेराइटी ऑफ बी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम बात कर रहे थे केस इन हनी बी। आपने कहा कि जो यहाँ पर मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी होती है और श्रम विभाजन होता है। ये जो श्रम विभाजन है, ये शब्द आपने कहीं सुना होगा, श्रम विभाजन। कहाँ आपने सुना था? जब आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, शारीरिक संगठन के बारे में आप बात कर रहे थे। जब आप शारीरिक संगठन के बारे में बात कर रहे थे तो किस किस चीज से मिलकर बनी होती है हमारी बॉडी? आप लोग सभी जानते हैं, आपने कहा कोशिका, आपने कहा ऊतक, आपने कहा अंग, आपने कहा अंग तंत्र, और आपने कहा पूरा शरीर, ठीक है। ये हमारा क्या है, शारीरिक संगठन है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो आपने क्या बोला कि ये हमारा क्या है, शारीरिक संगठन है। अब हम कहेंगे कि इनका शारीरिक संगठन का श्रम विभाजन से क्या मतलब है। सबसे पहले श्रम विभाजन का क्या मतलब होता है? काम का बंटवारा। आपने कहा कि आप 2-3 भाई बहन थे और आप दो तीनों के बीच में क्या किया गया, काम का बंटवारा किया गया। किसी को पानी लाना है, किसी को खाना बनाना है, किसी को सफाई करनी है, श्रम विभाजन हो गया है। सेम वैसा ही श्रम विभाजन होता है हमारी बॉडी में, या फिर आप प्लांट बॉडी को देखिए तो प्लांट बॉडी में, अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो वहां पर श्रम विभाजन किया जाता है। जैसे कि आपने कहा जड़, जड़ क्या है, ऑर्गन है, अंग है पेड़ का। अब इसका कार्य क्या होता है? आपने कहा वाटर का एब्जॉर्प्शन, यानी कि जल का अवशोषण, वाटर प्लस मिनरल्स का, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपने कहा वाटर एब्जॉर्प्शन है, मिनरल एब्जॉर्प्शन है, आपने कहा पौधे को, प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो फूड है, फूड स्टोरेज भी कभी कभी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये जड़ होगा, क्या है, जड़ है, ठीक है। अब आपने कहा कि स्टेम यानी कि तना, जब आपने तने के बारे में बात की, आपने कहा पहला फंक्शन तो ये कि जितनी भी आपको जो शूट सिस्टम में पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं सारी तने से अटैच है। आपने कहा कि वहां से ब्रांचेस निकल रही हैं, लीफ निकल रही हैं, वहां पर फ्लावर लग रहे हैं, वहां पर क्या लग रहे हैं, फ्रूट लग रहे हैं, तो सारे किससे अटैच है? आपने कहा तने से हैं। लेकिन आपने कहा कि क्या कर रहा है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा। किस में मदद करेगा? ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा। क्लियर है इतनी बात? सेकेंड आपने कहा लीफ, पत्ती, तो पत्ती क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पत्ती क्या कर रही है? प्रकाश संश्लेषण कर रही है। आपने कहा फ्लावर यानी कि फूल, आपने कहा क्या कर रहा है? प्रजनन। अब आपने क्या देखा, ये
प्लांट की बात हम कर रहे हैं। आपने कहा प्लांट क्या, हर अंग क्या है, अलग अलग कार्य को कर रहा है। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, अगर आप ऊतक को देखेंगे, अगर आप ऊतक के बारे में बात करेंगे तो ऊतक आपने कितने पढ़े थे, एक तो आपने जाइलम की बात की थी, एक आपने फ्लोएम की बात की थी, इसके अलावा आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की भी बात की थी, इसके अलावा आपने क्या किया था, ये तो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं यानी कि जटिल स्थायी ऊतक है, आपने सरल स्थायी ऊतकों के बारे में भी बात की थी। ठीक है, आपने जटिल स्थायी ऊतक और सरल स्थायी ऊतकों के बारे में बात की थी और आपने क्या बोला था, आपने क्या बोला था कि हर एक टिश्यू का यहाँ पर क्या है, अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ऊतक की ही बात करें, ये तो आपने अंगों की बात की है। ठीक है, ये आपने अंगों की बात की है। हमने कहा कि अगर हम ऊतक की बात करें तो ऊतक भी अलग अलग प्रकार के हैं और इनमें भी श्रम विभाजन है। यहाँ ये जल का परिवहन कर रहा है तो ये भोजन का परिवहन कर रहा है। ठीक है, आपने कहा तना कुछ और कार्य कर रहा है तो फूल कुछ और कार्य कर रहा है, पत्ती कुछ और कार्य कर रही है, जड़ कुछ और कार्य यहाँ पर कर रहा है। ये है श्रम विभाजन। सेम यही श्रम विभाजन आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलेगा। आंखों का कार्य देखना है, कानों का कार्य क्या है, सुनना है। ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, डाइजेशन करना है। आपके श्वसन तंत्र का काम क्या है, श्वसन को करना है। उत्सर्जन तंत्र का काम क्या है, उत्सर्जन को करना है। ये तंत्र है। अंग आपने क्या करे, आंख है आपकी, नाक है आपकी, ठीक है, आपकी टंग है। तो हर अंग का अलग अलग कार्य है, श्रम विभाजन है। और ये कैरेक्टर किसमें पाया जाता है श्रम विभाजन का, आपने कहा बहुकोशिकीय जीवों में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है श्रम विभाजन। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें पाया जाता है श्रम विभाजन। अब हम श्रम विभाजन की यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हनी बी होती हैं उनमें भी श्रम विभाजन होता है और उनकी 3 कैटेगरी आप पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं क्वीन बी के बारे में, आप पढ़ते हैं ड्रोन्स के बारे में और वर्कर बी के बारे में। ठीक है, तो श्रम विभाजन क्या होता है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आपने यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्रों के बारे में पढ़ा है। चलिए तो पढ़ लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स इन हनी बी। आपने कहा था हनी बी बिल्ड अ नेस्ट विच इज कॉल्ड अ बी हाइव। क्या बोला आपने, आपने कहा मधुमक्खियां एक घोंसला बनाती है जिसे मधुमक्खी का छत्ता आप कहते हैं, हम सबको पता है। नेक्स्ट आपने कहा अ हाइव कंटेन ऑलमोस्ट 10,000 to 60,000 बीज। आपको क्या बोला गया, आप ध्यान दीजिए। आपने कहा कि एक छत्ते में लगभग 10,000 से लेकर के 60,000 मधुमक्खियां होती हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, तो आपने क्या देखा, आपने कहा एक छत्ते में यहाँ पर कितनी सारी मधुमक्खियां आपको देखने को मिल रही है, 10,000 से लेकर 60,000 तक यहाँ पर क्या होती है, मधुमक्खियां होती हैं। नेक्स्ट आपको क्या बात बताई गई है, आपने कहा द बीज लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी एंड डिवाइड देमसेल्फ इनटू 3 डिफरेंट कास्ट। करते क्या है, यहाँ पर मधुमक्खियां एक कॉलोनी में एक साथ रहती हैं और खुद को 3 अलग अलग जातियों में क्या करती हैं, विभाजित कर लेती हैं। कौन कौन सी होती हैं, क्वीन बी, ड्रोन बी और वर्कर बी। अब तीनों में क्या होगा, श्रम विभाजन होगा और आपको ये पता होना चाहिए किसका क्या कार्य होता है। सबसे पहले क्वीन बी की बात कर लेते हैं। आपने कहा क्वीन बी क्या होगी, द फर्टाइल फंक्शनल फीमेल ऑफ ऑल इज द क्वीन बी। यहाँ पर सिर्फ एक ही फीमेल फर्टाइल होती है, दैट इज क्वीन बी। और जब तक छत्ते में एक क्वीन है उसके अलावा कोई और क्वीन नहीं बनता है, यानी कि जब तक एक क्वीन है तब तक एक ही क्वीन रहेगी। दूसरी जो क्वीन बनेगी वो तब बनेगी जब क्वीन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक छत्ते में एक ही क्वीन यहाँ पर रहती है। क्या क्या होती है, फर्टाइल होती है। इट इज द सुप्रीम बी इन द कॉलोनी। क्या होती है ये, सुप्रीम बी होती है। आपने कहा सभी में से सबसे उपजाऊ कार्यात्मक जो मादा रानी मधुमक्खी है या कॉलोनी की सर्वोच्च मधुमक्खी होती है, क्योंकि फर्टाइल यही है। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो सिर्फ क्वीन बी करेगी, यहाँ पर जो वर्कर बीज होती हैं वो यहाँ पर नहीं करती हैं। ठीक है,
और ड्रोन बीज क्या होते हैं, आपने कहा दे आर द स्मॉलर मेल बीज ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर ड्रोन बी होते हैं। देयर मेन टास्क इज टू मेंटेन द हाइव, अब इनका मेन टास्क क्या होता है, देखिए जो क्वीन बी है यहाँ पर उसका मेन फंक्शन यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्शन करना और बीज का प्रोडक्शन करना, ठीक है। जो यहाँ पर ड्रोन मधुमक्खियां होती हैं वे कॉलोनी की छोटी नर मधुमक्खियां होती हैं, इनका मुख्य कार्य छत्ते की देखभाल करना होता है, ठीक है, क्लियर है। लास्ट आपके पास वर्कर बीज आती है, ये क्या करती है, दे आर द स्मॉलेस्ट इन साइज बट द मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ द हाइव, ये क्या होती है, इनका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन सबसे एक्टिव मेंबर कौन सी होती है, यहाँ पर वर्कर बीज होती है, ध्यान दीजिए, ठीक है। They perform a different function such as a collecting pollen and nectar, constructing comb and cleaning the cells of the hive. क्या क्या कार्य होता है श्रमिक मधुमक्खियों को, आपने कहा ये आकार में सबसे छोटी लेकिन छत्ते की सबसे सक्रिय सदस्य होती हैं, वे विभिन्न कार्य करते हैं जैसे कि पराग और अमृत इकट्ठा करना, छत्ते का निर्माण करना, छत्ते की कोशिकाओं की सफाई करना, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आपने यहाँ पर क्या देखी, जो बीज होती है उनकी 3 अलग अलग कैटेगरीज देखी, उनके अलग अलग फंक्शन देखे, एक बार देखिए और इसके कार्य को आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पॉपुलर जो मधुमक्खी है वो कौन सी होती है, आपके पास एक क्वेश्चन आया है, आपने कहा वाई इटालियन बीज आर पॉपुलर इन बी फार्मिंग, यानी कि मधुमक्खी पालन में जो इटालियन मधुमक्खियां होती हैं वो पॉपुलर क्यों होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पॉपुलर जो मधुमक्खी आपको देखने को मिलती है वो है आपके पास इटालियन बीज, ठीक है, जो आपने पीछे एग्जांपल देखा था और आपने इमेज भी देखी थी। तो आपने कहा सबसे पहले दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हनी, सबसे पहले ये करते क्या है, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्शन है वो अधिक देखने को मिलता है, जो शहद है, शहद का जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। दे डू नॉट स्टिंग मच, ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपने कहा ये सबसे अधिक शहद का उत्पादन करते हैं, ज्यादा चुभते नहीं हैं। और लास्ट में आपने कहा द ब्रीडिंग पीरियड इन इटालियन बीज इज लॉन्ग, इनमें क्या होता है, जो ब्रीडिंग पीरियड होता है वो अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग आती है फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ हनी, वो कौन कौन से कारक होते हैं जो कि शहद की क्वालिटी को यहाँ पर क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, क्या क्या होते हैं, आपने कहा along with choice the selection of bees species the flower decide the quality quantity and taste of the honey produced, सिंपल सी चीजें हैं, ध्यान दीजिए। आपने कहा सबसे पहले तो मधुमक्खी की प्रजाति के चयन के साथ साथ फूल उत्पादित शहद की गुणवत्ता, मात्रा और स्वाद भी तय करते हैं। तो शहद की गुणवत्ता को कौन कौन निर्धारित कर रहा है कि मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति वहां पर उस शहद को बना रही है, उस शहद को बनाने के लिए किस फूलों की यहाँ पर क्या की गई है, सहायता ली गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फूल का चयन भी इम्पोर्टेंट होता है जो कि शहद की गुणवत्ता, उसकी मात्रा और उसके स्वाद तीनों को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, देयर शुड ऑल्सो बी अ इनफ pasturage or availability of a flower to the bees so that they can collect enough nectar and pollen, आपको कहा गया कि मधुमक्खियों के लिए पर्याप्त चारागाह या फूलों की उपलब्धता भी होनी चाहिए ताकि वे पर्याप्त रस और पराग एकत्रित कर सके। आपने कहा अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो जितने अधिक फूल होंगे उतने अच्छे से आपको क्या मिलेगा, वहां पे शहद मिलेगा। तो ये आपने बात की है किसकी, आपने बात की है मधुमक्खी पालन की, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सिंपल चैप्टर था आपका, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आएगा, आप लोग एक बार रीड करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से एनिमल के बारे में आपने बात की है, एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या आए हैं, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो एक बार देख लीजिए ये सारे पॉइंट्स, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट हमारे पास आएगी, 4 आपके पास ऑप्शन आएंगे और इसमें से सबसे सही ऑप्शन आपको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो आपको जो स्टेटमेंट पूछती है वो क्या पूछती है, यूजिंग फर्टिलाइजर्स
इन अ फार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, उर्वरकों का आप यूज कर रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन देख लीजिए। आपने कहा नो कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कि ऐसा उत्पादन जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही है, कोई भी लागत नहीं लग रही है। सेकंड है लो कॉस्ट प्रोडक्शन, ऐसा उत्पादन जिसमें आपकी कम लागत लग रही है। तीसरा कह रहा है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कि ऐसा उत्पादन है जिसमें जो लागत है वो अधिक लग रही है। और लास्ट कह रहे हैं नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी जो ऑप्शन सही नहीं है। अब देखिए, आपने कहा फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। क्या है फर्टिलाइजर्स? सबसे पहले तो आप उसी के बारे में बात कर लीजिए। उर्वरक क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। इसका मतलब इन उर्वरकों को आपको खरीदना पड़ेगा। अगर हम बात करें थे खाद की, आपने कहा हम खाद अपने घर में बना सकते हैं, नेचुरली खाद बन रही है, ठीक है। और आप खाद वेस्ट मटेरियल से ही बना रहे हैं, जो कि आपने कहा कि जो काव डंग होती है, यानी कि गोबर से आप क्या कर रहे हैं? खाद बना रहे हैं। आपने कहा कि जो फल सब्जियां या फिर बचा हुआ भोजन होता है उससे आप खाद बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं आप? जो वेस्ट चीजें हैं उसी से आप खाद बना रहे हैं और अपने घर पे बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन उर्वरकों को आप क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो क्या होगा इसमें से? आपने कहा यहाँ पर पहला ऑप्शन तो नहीं होगा कि नो कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी लागत नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं होगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। तो आपने कहा कि ये क्या होगा? यहाँ पर हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होगा, यानी कि अधिक लागत का उत्पादन यहाँ पर होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। तो अपने आंसर को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तीनों किस चीज के एग्जाम्पल है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन में कह रहा है क्या ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, या ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, या ये फर्टिलाइजर्स हैं, या ये मैक्रो न्यूट्रिएंट भी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों हैं। आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपने कहा माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट का मतलब आप समझते हैं पोषक तत्व, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो हमने देखा था। हमने कहा था जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि आप बात अगर इसकी करें, आपने कहा ये वो पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है, हमें या प्लांट्स को, ठीक है। यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। आपने कहा मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी आवश्यकता प्लांट को अधिक मात्रा में होती है। वही माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होंगे? वो न्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता प्लांट्स को कम मात्रा में होती है। फर्टिलाइजर्स आप जानते हैं उर्वरक होते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये तीनों कौन से न्यूट्रिएंट है। आपने कहा ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि ये वो पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता प्लांट को अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साइप्रिनस एंड पार्थेनियम आर टाइप्स ऑफ। आपको दो नाम दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि किसके टाइप हैं। पहला कह रहे हैं डिजीज, यानी कि क्या ये बीमारियों के टाइप है, बीमारियों के नाम है। सेकंड कह रहे हैं क्या ये पेस्टिसाइड, यानी कि कीटनाशकों के नाम है। थर्ड कह रहे हैं वीड्स, क्या ये खरपतवार के नाम है। और लास्ट कह रहा है पैथोजेंस, क्या ये पैथोजेंस के प्रकार है। तो क्या है ये? आपने कहा सबसे पहले तो डिजीज आप जानते हैं, बीमारियां। पेस्टिसाइड जिसे आप कहते हैं कीटनाशक, कीटों को मारने के लिए जिसका छिड़काव आप करते हैं। वीड्स यानी कि खरपतवार, जो अनवांटेड जो प्लांट होते हैं, यानी कि जो आपके फसल के बीच में कुछ एक्स्ट्रा जो पौधे उगाते हैं या घास उगाती है उसे आप खरपतवार कहते हैं। पैथोजेंस, ठीक है। अब आपको बताना है आंसर। तो आंसर क्या आएगा आपका? ये जो दोनों एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ये एग्जाम्पल है आपके किसके? वीड्स के, यानी कि खरपतवार के। क्लियर है? तो दोनों जो नाम है इंपॉर्टेंट है, एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए, सो क्लास आज आपने अपने चैप्टर को कंप्लीट किया है, साथ ही हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आप और भी क्वेश्चन इस प्रकार के डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।